नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत बंद बड़ा हो गया। आप इसके व्यापक राजनीतिक असर के सवालों से नहीं बच सकते। 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान इसलिए किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने अनुसूचित जाति और जनजाति कोटे में वर्गीकरण का फैसला सुना दिया। इस फैसले को लेकर अनुसूचित जाति और जनजाति समाज में जिस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, उसे ठहर कर देखने और समझने की जरूरत है। इससे एक मौका मिलता है समाज के एक बड़े हिस्से के भीतर जो गतिविधियां हो रही हैं उसे देखने का। हो सकता है हमारे समझने कहने में कुछ कमी या गलती रह जाए, लेकिन भारत बंद की इस घटना को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती होगी। यह वीडियो लंबा होना ही है, उम्मीद है आप आखिर तक देखेंगे। आगरा में भारत बंद का असर व्यापक दिखा। बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले लोग सड़कों पर उतर आए और सुप्रीम कोर्ट के उपवर्गीकरण के आदेश का विरोध किया। इस फैसले को वापस कराने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। भारत बंद के तहत जगह जगह पर जिला मुख्यालय तक मार्च निकालना तय हुआ था और जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना था। अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ भारत बंद में काफी हिंसा हो गई थी। कई लोग मारे गए जिन्हें बहुजन संगठन शहीद कहते हैं। कई सारे मुकदमों के जाल में फंस गए। नेताओं के मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं, लेकिन क्या इन मुकदमों को वापस नहीं लिया जा सकता था? इसकी मांग क्यों नहीं हो रही? इस कारण भारत बंद का समर्थन करने वाले तमाम संगठन बार बार जोर दे रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद किया जाएगा, संविधान का पालन होगा। भारत बंद के व्यापक होने का यही मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समाज के निचले तबके तक पहुंच गया है और राजनीतिक जनमत का आकार लेने लगा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भारत बंद का ऐसा ही असर देखने को मिला। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों में भारत बंद का सफल आह्वान किया गया। महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी इसका समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध इतना बड़ा है कि उसका दबाव सभी दलों पर देखा जा रहा है। जो दल चुप हैं उन पर भी, और जो इस दबाव के कारण देर से बोल रहे हैं उन पर भी। हम इस पर भी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे तमाम दलों में अलग अलग राय हैं और इस मुद्दे पर बोलने की उनकी मजबूरियां क्या हैं। भारत बंद के आह्वान को समझने में कई राजनीतिक दलों ने लगता है चूक कर दी। भारत बंद को लेकर अलग अलग जगहों से जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं उसे देखकर यही लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी अब चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। उन्हें लगा होगा कि क्रीमी लेयर का विरोध कर देने से मामला शांत हो जाएगा, लेकिन उपवर्गीकरण जैसे जटिल मुद्दे पर आज इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया। जिस आत्मविश्वास से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उपवर्गीकरण को लागू करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी थी, भारत बंद के बाद बीजेपी के लिए अब इस पर चुप रहना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी को अपना स्टैंड साफ करना होगा। 2 प्रकार के वर्गीकरण की सिफारिश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है। एक अन्य अनुसूचित जाति, दूसरा वंचित अनुसूचित जाति। उसके अंदर जो ऐसी समाज के अंदर गरीब व्यक्ति है, ऐसे लोगों को, और उसके अंदर आयोग ने ये विश्लेषण भी किया, क्योंकि रिपोर्ट पिछली कैबिनेट के अंदर हमने आयोग को भेजी थी। आयोग ने, जो ऐसी आयोग है, उसने इसके ऊपर विश्लेषण किया कि वंचित अनुसूचित जाति की संख्या में 50% से ज्यादा हिस्सा होने से के बावजूद उनका नौकरियों में प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से काफी कम है। ये आयोग ने रिपोर्ट देकर के भेजा है। कौन सी जाति है सर? ये मैं बता रहा हूँ, मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। बात पूरी हो जाए, सवाल बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अन्य अनुसूचित जातियों में जैसे चमार है, रेगर है, रायगर है, रामदासी है, रविदासी है, बलही है, बटाई है, मोची है, जाटव है, ये अन्य अनुसूचित जातियों में शामिल हैं। वंचित अनुसूचित जातियों में जैसे वाल्मीकि है, धाणक है, ओड है, बाजीगर है, मजहबी है,
मजहबी सिख है, इसके साथ साथ 36 अन्य जातियां भी हैं जो इसके अंदर वंचित अनुसूचित जाति में शामिल हैं। हरियाणा में आज सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में 20% कोटा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आयोग ने यह सिफारिश किया, मैं आयोग की बात कर रहा हूं। आयोग को हमने पिछले कैबिनेट के अंदर भेजा था। आयोग ने यह सिफारिश की है कि इसका आधा प्रतिशत यानी 10% वंचित अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी वंचित अनुसूचित जाति से नहीं मिलता, अगर उससे नहीं मिलता तो उस स्थिति में अन्य अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से उस पोस्ट को भरा जाए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 1 अक्टूबर को मतदान है, 4 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। क्या भारत बंद की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने इस फैसले पर कायम रह पाएंगे, या उनका यह बयान उनकी पार्टी के ही दूसरी तरह से काम आएगा कि उपवर्गीकरण विरोधी जातियां बसपा की तरफ जाएंगी, जमा होंगी, जिसका गठबंधन चौटाला की इनेलो से है, और कांग्रेस ताकती रह जाएगी। सुविधा का यह विश्लेषण 21 अगस्त के भारत बंद के बाद लागू नहीं हो सकता है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हरियाणा के कैथल में आए लोगों का अंदाजा आप कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जमा हुए लोगों को देखकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपना हिसाब किताब अब दोबारा से लगा रहे होंगे। क्या इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री उपवर्गीकरण के फैसले को स्थगित कर देंगे, या हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को अमल में लाएंगे? इस स्केल पर प्रदर्शन के बाद बीजेपी यह नहीं कह सकती कि हरियाणा में उपवर्गीकरण लागू होगा और यूपी में इसका विरोध किया जाएगा। भारत बंद बीजेपी को उपवर्गीकरण पर साफ साफ राष्ट्रीय स्तर पर स्टैंड लेने के लिए मजबूर करेगा। आखिर बीजेपी ने भारत बंद को लेकर जो भी मुद्दे हैं उस पर खुलकर बयान क्यों नहीं जारी किया? अगर बीजेपी और कांग्रेस को लगता है कि चुप रहने से यह आंधी सर से गुजर जाएगी, तो दोनों का अनुमान शायद गलत है। हम वर्गीकरण के खिलाफ हैं, क्रीमी लेयर के खिलाफ हैं, बाहर करने के खिलाफ हैं हम। और एक हम यानी ये सरकार की सोची समझी चाल है, ये एक इनका घोंसला है कि ये एससी हमारा आरक्षण है, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे हमें बाहर करने का एक तरीका अपनाया है इन्होंने। समाज में किसी भी प्रकार से ऐसी समाज में बंटवारा नहीं चाहते, हम सब एक हैं और उसे एकता को बनाए हुए आप देख रहे हैं ये प्रदर्शन होगा, और हम वादे कर देंगे सरकार को इस पे भी पुनः विचार किया जाए और इस फैसले को लागू न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST वर्ग में SC/ST में वर्गीकरण की बात किया, हम उसके विरोध में 21 अगस्त को आज समस्त SC समाज और ST समाज पूरे भारतवर्ष में इसका सुप्रीम कोर्ट का और भारत सरकार का विरोध कर रहा है। जो कोर्ट आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया है, इससे और समाज खुश है। और ये सिर्फ एक समाज है जो, इसमें भी ज़्यादातर लोग हमारे साथ हैं, और जो स्वार्थी लोग हैं ना, राजनीति लोग, वही काम कर रहे हैं ये। और उसने ये जो उन्होंने इनका समर्थन करके अपना ही नुकसान किया है, क्योंकि इनके साथ सभी दलित जातियां थी। आपने देखा होगा जब से ये वंचित 35-36 जातियां मायावती से दूर हुई, एक भी सीट नहीं आई मायावती की। अपना ही मायावती ने नुकसान किया है, और ना ही आगे हम इनके साथ लगेंगे। और ये जो चंद्रशेखर जी हैं, इन्होंने भी, हमने वाल्मीकि समाज ने 11 लाख रुपए दिए थे इनको संसद बनने की, उसमें हमने इनकी मदद की, और वही हमारा विरोध कर रहे हैं। आगे कहते हैं जब जागे उसी टाइम सवेरा, तो अब चंद्रशेखर को भी हम दिखा देंगे कि मायावती का जो हाल हुआ है वही चंद्रशेखर का होगा। हम तो ये कहते हैं, ये गुरु रविदास की वाणी भूल गए। गुरु रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूँ राज मैं जो जहाँ में सबको मिले अन्न, सबको मिले अन्न तो गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो सबका फायदा होना चाहिए। ये आरक्षण एक ही जाति के लिए थोड़ा है, ये तो गरीब, बाबा साहब ने गरीबों को दिया है, तो गरीबों को मिलना चाहिए। उपवर्गीकरण के समर्थन में कई जातियां हैं, बिल्कुल है, लेकिन क्या उनके दम पर कांग्रेस या बीजेपी भारत बंद के असर से बच पाएगी?
सुप्रीम कोर्ट के उपवर्गीकरण के फैसले का विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ समर्थन भी हो रहा है। किसी की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है और किसी की कम। अखबारों में धीरे धीरे कम आवाज को भी जगह मिलने लगी है, मगर फिर भी बहुत ही कम है। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में वाल्मीकि समाज के नेता दर्शन रत्न रावण का अंग्रेजी में एक लेख छपा है। उनका लेख द वायर में भी छप चुका है। दर्शन रत्न रावण ने उपवर्गीकरण के पक्ष में लिखा है, भारत बंद का समर्थन कर रहे बहुजन मीडिया में भी इन आवाजों की पहचान नजर आती है। द न्यूज वीक के संपादक सुमित चौहान ने एक वीडियो बनाया है कि भारत बंद के समय कैसे शांतिपूर्ण आचरण का पालन करना है। इस वीडियो में संपादक सुमित चौहान यह भी कहते हैं कि बहुजन समाज के कुछ लोग उपवर्गीकरण के पक्ष में हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार की भड़काऊ बात नहीं कहनी है। तो बहुजन मीडिया इस बात को दर्ज कर रहा है। सुमित चौहान ने अपने कार्यक्रमों में हर तरह की आवाज को जगह दी है। जो वर्गीकरण का विरोध करते हैं उन्हें भी मौका दिया और जो समर्थन करते हैं उन्हें भी। दलित दस्तक एक और महत्वपूर्ण चैनल है जिसे पत्रकार अशोक दास चलाते हैं। इस चैनल पर भी उपवर्गीकरण पर बहस है। अशोक दास उपवर्गीकरण के आलोचक हैं, विरोधी हैं। उन्होंने बिहार के एक गांव में अपने घर का उदाहरण दिया है। लिखते हैं कि जिस चमटोली से ताल्लुक रखता हूं उसमें 100 के करीब घर हैं। सिर्फ मेरे पापा सरकारी नौकरी में पहुंच सके। इस समय मेरे बड़े भाई सरकारी नौकर हैं लेकिन क्रीमी लेयर के बाहर हैं। बाकी चमटोली के लोग वहीं पड़े हैं। तो क्या यह माना जाए कि सभी का विकास हो गया? अशोक दास ने कांग्रेस की आलोचना की है कि तेलंगाना सरकार ने उपवर्गीकरण लागू करने का फैसला किया है। यह ट्विटर हैंडल वंचित वर्ग धानक का है। काफी नया लगता है क्योंकि इस पर मात्र 20 फॉलोअर हैं। इस पर एक वीडियो मिलता है। जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया है। इस हैंडल पर लिखा है कि आरक्षण वर्गीकरण के समर्थन में समस्त वंचित जातियों वाल्मीकि, डोम, कंजर, सासी, सपेरा, धानक, बंजारा, बाजीगर, सहरिया, बेगा, भील आदि जातियों ने जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और सरकार से अपील की कि वर्गीकरण पूरे देश में लागू हो। हमने केवल 2 ही बहुजन चैनल का चुनाव किया या उदाहरण दिया, लेकिन ऐसे अनेक बहुजन चैनल हैं, ट्विटर हैंडल हैं। उन पर जाकर आप देखेंगे तो जिस तरह से तमाम जगहों से वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं उसका आधा भी नहीं, उसका चौथाई भी नहीं आपको गोदी मीडिया पर दिखेगा। हमारे पास भी उतने वीडियो नहीं है। इससे पता चलता है कि बहुजन मीडिया, उसका अस्तित्व अब नकारा नहीं जा सकता है। आज आपके पास मौका है कि आप देख सकें कि गोदी मीडिया भारत बंद को कैसे कवर करता है और बहुजन मीडिया किस तरह से कवर कर रहा है। कई बार यह सवाल उठता रहा है कि गोदी मीडिया में बहुजन प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए आज के दिन आप देख सकते हैं कि बहुजन मीडिया इन मुद्दों को कैसे उठा रहा है, किन प्रश्नों और तथ्यों पर जोर दे रहा है और गोदी मीडिया के कवरेज में कितनी बातें कही जा रही हैं, कितना कुछ बचाया और छिपाया जा रहा है। आप दर्शकों से आग्रह है कि क्रम से इस वीडियो को देखते जाइए। इस मुद्दे को लेकर किस तरह की बहस हो रही है उसकी एक झलक मिलेगी। हम बिल्कुल दावा नहीं करते कि किसी एक बिंदु पर गहन रिसर्च है, लेकिन आपको काफी कुछ देखने को मिल जाएगा। भारत बंद महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इसके बहाने जो बहस हो रही है उसे भी देखने की जरूरत है। आपको पता चलेगा उत्तर भारत में किस तरह से बहस हो रही है और दक्षिण भारत में किस तरह की बहस हो रही है। उत्तर भारत में विरोध ज्यादा मुखर है, लेकिन यहां भी एक राय नहीं है। दलित कैमरा एक यूट्यूब चैनल है। इसके एंकर रविचंद्रन बाथरन थे, जो अब रईस मोहम्मद के नाम से जाने जाते हैं। रईस लगातार उपवर्गीकरण के पक्ष में लिख रहे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा ने अपने निर्णय में रविचंद्रन बाथरन के एक रिसर्च पेपर का हवाला दिया है, जिसका नाम है द मेनी ओमिशंस ऑफ ए कॉन्सेप्ट डिस्क्रिमिनेशन एमंग्स्ट शेड्यूल्ड कास्ट्स। इनके वीडियो पर नेत्रपाल नाम के IRS अफसर से एक बातचीत है, जो उपवर्गीकरण के समर्थन में तर्क दे रहे हैं। आंकड़ों के साथ आंध्र प्रदेश में मादिगा और माला के बीच के विवाद को समझाते हैं। मादिगा चरमकार रहे हैं, कई सामाजिक कारणों से शिक्षा में पिछड़े रह गए और नौकरियों में भी। मादिगा समाज ने जाति का दंश झेला, मगर उनकी स्थिति को देखें तो उपवर्गीकरण की बात सही लगती है, ऐसा तर्क दिया जा रहा है।
आंध्र प्रदेश में 1991 में अनुसूचित जातियों में माला समाज से 69% लोग थे और मादिगा से केवल 22% ही सरकारी नौकरियों में थे। INS नेत्रपाल बताते हैं कि कैसे आरक्षण के कारण एक दो समुदाय को ही ज्यादा फायदा मिला, जबकि आबादी के हिसाब से दोनों बराबर हैं। दलित कैमरा भी बाबा साहब आंबेडकर को अपना वैचारिक महापुरुष मानता है, लेकिन यहां पर उपवर्गीकरण के सहारे दक्षिण भारत के अनुसूचित जाति समाज की अलग ही सच्चाई सामने आती है। नेत्रपाल ने अलग अलग राज्यों के हिसाब से ऐसी जातियों की सूची ट्वीट की है जो चमड़े का काम करती हैं। ट्वीट में नेत्रपाल ने लिखा है कि यह जातियां बंद में शामिल ना हो। नेत्रपाल कई वर्षों से आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं और इसके आधार पर अपना पक्ष रख रहे हैं, ऐसा वे दावा करते हैं। दलित कैमरा चलाने वाले रविचंद्रन बाथरन पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी की है जिसमें बताया है कि EFLU हैदराबाद से PhD और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन दक्षिण अफ्रीका से पोस्ट डॉक्टरल फेलो बाथरन पिछले 3 साल से तमिलनाडु के कोटागिरी कस्बे में सेप्टिक टैंक साफ करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 2021 में कोटागिरी सेप्टिक टैंक क्लीनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई है। बाथरन ने 2022 में इस्लाम कबूल कर लिया और अब उनका नाम रईस मोहम्मद है, पर उनके इलाके में लोग उन्हें सेप्टिक टैंक भाई कहकर पुकारते हैं। बाथरन तमिलनाडु की अरुणथथियार जाति से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अरुणथथियार जाति की स्थिति का हवाला दिया है और इनके रिसर्च पेपर का भी। बाथरन ने 2016 में EPW में एक रिसर्च पेपर लिखा जिसे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उपवर्गीकरण वाले अपने फैसले में कोट किया है, जहां वे इस उदाहरण का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे जब अरुणथथियार जाति का एक पुरुष परैयर जाति की एक स्त्री के साथ भाग गया तो स्त्री के परिवार वालों ने बदला लेने के लिए उस पुरुष के परिवार की स्त्री से बलात्कार किया, जबकि ये दोनों जातियां अनुसूचित जाति कैटेगरी में आती हैं। बाथरन ने सुप्रीम कोर्ट के उपवर्गीकरण पर निर्णय को मील का पत्थर क्रांतिकारी बताया है। यह तमिलनाडु से बाहर अनुसूचित जाति में वंचित जातियों को आरक्षण के बड़े हिस्से का दावेदार बनाएगा और साथ ही ये जातियों के बीच मौजूद अत्याचारों पर भी बात करने का मौका देगा। यह जाति व्यवस्था में सबसे अछूत मानी गई जातियों पर हो रहे अत्याचार पर बहस के रास्ते खोलेगा। वर्तमान में अगर अनुसूचित जाति के भीतर मौजूद एक जाति उससे नीचे मानी गई किसी दूसरी जाति पर अत्याचार करती है तो वहां SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 नहीं लागू होता। बाथरन कहते हैं अरुणथथियार अब उन प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं जो उनसे भेदभाव करती हैं, दूसरी दलित जातियों द्वारा जारी प्रथाओं के खिलाफ भी। यह फैसला इस बात को मान्यता देता है कि दलितों के भीतर भी एक जाति का दूसरी जाति पर अत्याचार आम है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। उपवर्गीकरण का विरोध करने वाले इस दलील से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति समाज के भीतर कई सारी जातियां हैं, मगर सबने, चाहे वो सबसे गरीब हैं या आज IAS IPS हैं, आज भी और पिछले अतीत में भी जातिगत भेदभाव का सामना किया है। अमीर हो जाने से या IAS बन जाने से जातिगत भेदभाव से उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए आरक्षण का आधार जातिगत भेदभाव है, सामाजिक अन्याय है, इसलिए आरक्षण को सामाजिक न्याय कहा गया है। उपवर्गीकरण के विरोधी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हवाला दे रहे हैं और समर्थक भी दे रहे हैं। इसलिए भी कई राजनीतिक दलों के लिए मुखरता के साथ भारत बंद में उतरना आसान नहीं है। उपवर्गीकरण पर बोल देना, उसका विरोध कर देना और उसके लिए आंदोलन कर देना आसान नहीं है। किसी को अंदाजा नहीं होगा कि 21 अगस्त का भारत बंद इतना बड़ा हो सकता है। लेकिन बसपा अध्यक्ष मायावती ने स्पष्टता के साथ सबसे पहले भारत बंद का समर्थन किया। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने कार्यक्रम की रूपरेखा तय की, कहा कि भारत बंद में बसपा के झंडे का इस्तेमाल होगा। मायावती के समर्थन का एक असर यह भी हुआ है कि बहुत से बहुजन कार्यकर्ता या समर्थक या विचारधारा के लोग फिर से मायावती को लेकर उत्साहित हो गए। वे ट्विटर पर लिख रहे हैं कि मायावती के प्रति पहले की नाराजगी पीछे चली गई है। मायावती ही बहुजन हितों की असली और एकमात्र हितैषी हैं। एक राय यह भी बन सकती है कि इसके बहाने मायावती अपने कोर सामाजिक आधार में फिर से
वापसी करती लग रही हैं। लेकिन क्या उन्हें उन जातियों का भी समर्थन मिल रहा है जो उपवर्गीकरण की समर्थक हैं और इस पर बहस की मांग करती हैं, इसके लागू करने की मांग करती हैं? मायावती का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी गुमराह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होने देंगे। मायावती ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार संविधान संशोधन विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी नहीं बनाती, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मायावती बराबरी से कांग्रेस और बीजेपी की आलोचना कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हवाई आश्वासन देना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नहीं लागू किया जाएगा और फिर इस मामले में कोई भी कदम ना उठाना तथा कोई भी कार्रवाई आदि न करना, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि या तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह का कोई आश्वासन अपने SC ST वर्गों के सांसदों को दिया ही नहीं गया है, या फिर ऐसा आश्वासन केवल इन वर्गों के लोगों को भ्रमित व गुमराह करने के लिए ही दिया गया है। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था। वे कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐसा इसलिए आया है क्योंकि केंद्र सरकार ने उपवर्गीकरण के पक्ष में जोरदार तरीके से पैरवी की है, विरोध नहीं किया। उनकी बात सही है, केंद्र की तरफ से उपवर्गीकरण के पक्ष में पैरवी इसलिए की गई क्योंकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वादा किया। मादिगा समाज के नेता मंदा कृष्णा मादिगा को मंच पर अपना नेता माना, बड़ा भाई कहा और कहा कि उनकी सरकार पूरी मजबूती से कोर्ट में लड़ेगी और कैबिनेट के स्तर पर भी मादिगा समाज को हक दिलाएगी। मेरे परिवारजनों, मैं आज बहुत भावुक हूं। आप कल्पना करिए, कृष्णा ने 30 साल अपनी जवानी पूरी खपा दी। इतना बड़ा आंदोलन अविरत रूप से चलाया। कृष्णा मेरा छोटा भाई है। आज से इस आंदोलन में कृष्णा मेरा नेता है। मैं उसका असिस्टेंट हूं और मैं आपके लिए पूरे दायित्व के साथ इस न्याय की लड़ाई में साथ रहूंगा। आप सभी यहां आए, हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए आप सबका फिर एक बार धन्यवाद करता हूं। और इस आंदोलन में मेरे नेता कृष्णा है, मैं कृष्णा का साथी हूं और मैं कृष्णा के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा हूं। हमने अपने वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान पहले भी दिखाया है कि उपवर्गीकरण को लेकर बीजेपी कितनी प्रतिबद्ध है और यही मुश्किल भी है कि बीजेपी इस वक्त साफ साफ उपवर्गीकरण के विरोध में नहीं बोल सकती क्योंकि आंध्र प्रदेश के समर्थन से उसकी सरकार चल रही है, अस्थिर हो सकती है। आंध्र प्रदेश में माला और मदिगा समुदाय के बीच उपवर्गीकरण की राजनीतिक लड़ाई काफी परिपक्व अवस्था में है। तेलंगाना में भी आप नहीं कह सकते कि मदिगा समुदाय को किसी ने बरगला दिया है या उन्हें सामाजिक न्याय की समझ नहीं है, इसलिए उपवर्गीकरण का समर्थन वहां किया जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने उपवर्गीकरण का समर्थन किया है और लागू करने की घोषणा पहले ही कर दी है। राजस्थान में अधिकांश जिलों में कलेक्टर की ओर से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में अवकाश घोषित कर दिया गया। भारत बंद को देखते हुए भरतपुर और करौली संभाग में इंटरनेट बंद रखने के आदेश दिए गए। हनुमान बेनीवाल और उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 21 अगस्त के भारत बंद का समर्थन कर दिया। कांग्रेस विधायक और राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के अध्यक्ष रामकेश मीणा ने इसे आरक्षित वर्ग की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताते हुए शांतिपूर्ण भारत बंद में सहयोग कर सफल बनाने का आह्वान किया है। भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने भारत बंद को बेतुका बताते हुए कहा, बंद कराने वाले राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो विवेचना की है, क्रीमी लेयर को लेकर जो फैसला दिया है, उसका सम्मान होना चाहिए।
किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है वे इस फैसले का समर्थन करते हैं। सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव को खलनायक की तरफ पेश किया जा रहा है, लेकिन नायडू और प्रधानमंत्री के बयान गायब हैं। नायडू किसी के निशाने पर नहीं है। उन्हें नाराज कर केंद्र सरकार क्या उपवर्गीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगी? शायद नहीं कर पाएगी। उपवर्गीकरण के कारण आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को निशाना बनाया जाने लगा। यह कहा जाने लगा कि उन्होंने 11 सितंबर को आंदोलन का आह्वान किया है क्योंकि वे भारत बंद का समर्थन नहीं करना चाहते। अब चंद्रशेखर रावण ने भारत बंद का समर्थन कर दिया और अपनी पार्टी की तरफ से पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया, लेकिन वाल्मीकि समाज में उन्हें इसे लेकर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यह भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का ट्विटर हैंडल है। इसमें चंद्रशेखर जाटव का विरोध किया गया है। चुनाव लड़ने के लिए वाल्मीकि समाज से 11 लाख का चंदा हड़प लिया गया और अब सांसद बनने के बाद वाल्मीकि समाज के अलग से आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ऐसा इस ट्विटर में लिखा है। कुछ शब्दों को हमने जानबूझकर नहीं पढ़ा क्योंकि मैं उन शब्दों से इत्तेफाक नहीं रखता। चंद्रशेखर रावण ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया है और भारत बंद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने आज लंबा ट्वीट किया और विस्तार से बताया है कि यह आंदोलन बहुजन समाज फूट डालो राज करो की साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। एक तरफ SC/ST में क्रीमी लेयर खोजते हो, दूसरी तरफ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में हमारे जजों को गायब कर देते हो। NFS नॉट फाउंड सुटेबल बताकर आरक्षित वर्ग की सीटें खाली छोड़ देते हो, एकल पद बताकर आरक्षण खत्म कर देते हो और अब हमें आपस में ही लड़ाने की साजिश भी करते हो। मैंने संसद में ललकारा था, आज समाज सड़कों पर ललकार रहा है। बहुत हुआ, अब बहुजनों के अधिकारों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह का हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस सरकार के ऊपर इनकी नीतियों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए हमें इस सरकार की नीयत पे खोट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। इसलिए आज हम ये नीला झंडा लेके यहाँ बैठे हैं कि हम किसी भी कीमत पे सरकार के हथकंडों को, सरकार की बुरी मंशा को, सरकार के षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने देंगे। एक और बात, अगर सरकार कहती है कि बंटवारे की बात, वो कुछ देने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी के मिशन का सिपाही, मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, ये हमारे भाइयों की बात है। हम अपने भाइयों से इस आंदोलन के बाद टेबल टॉक करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, अपनी बात भी रखेंगे और मिलकर अपनी समस्या का हल निकालेंगे। हम बंदर बाट नहीं होने देंगे। हम सरकार को अपने अधिकारों पे राजनीतिक रूप से फायदा लेने के लिए अपने लोगों को लड़ने नहीं देंगे। हम अपने भाईचारा बना के रखेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, मैंने 1.5 साल पहले मांग उठाई थी कि जो जिन जातियों को अवसर नहीं मिले, जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण आप सामान्य जाति के बच्चों को दे सकते हैं, सामान्य जातियों को दे सकते हैं, तो 10% आरक्षण आप अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को क्यों नहीं दे सकते? सरकार ये बताए। जो भी है, चंद्रशेखर रावण भारत बंद में खुलकर शामिल हैं और उन्होंने अपना मत साफ कर दिया है, लेकिन कई दलित नेताओं और पिछड़े नेताओं को इस दुविधा में लंबे समय तक रहना पड़ा है और आज भी हैं। कुछ ने बयान जारी कर समर्थन की औपचारिकता पूरी कर दी, तो चंद्रशेखर रावण ने अपनी पूरी पार्टी को ही सड़क पर उतार दिया। क्या मायावती भारत बंद का खुलकर समर्थन करने के लिए चंद्रशेखर रावण का आभार व्यक्त करेंगी या कभी चंद्रशेखर रावण के कार्यक्रम को सपोर्ट करेंगी? भारत बंद की ताकत का असर ही है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के उत्तर नागपुर से विधायक नितिन राउत ने भारत बंद का समर्थन किया। कांग्रेस ने भले ही भारत बंद का राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन ना किया हो, लेकिन राज्यों में नेता अलग अलग स्टैंड ले रहे हैं। नितिन राउत का यह वीडियो क्या काफी होगा कि कांग्रेस उपवर्गीकरण का विरोध कर रही है? द हिंदू की रिपोर्ट है कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारत बंद का समर्थन किया है। तेजस्वी यादव भी उपवर्गीकरण के खिलाफ हैं। उन्होंने फैसले के तुरंत बाद ही अपनी यह राय स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने सवाल भी किया कि केंद्र सरकार क्रीमी लेयर पर कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ अध्यादेश क्यों नहीं ला रही है। लेकिन दोनों की मुश्किल है, तेजस्वी और अखिलेश यादव की, कि क्या मायावती के बुलाए भारत बंद को समर्थन दे सकते थे। ठीक उसी तरह से क्या अगर भारत बंद का आह्वान अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने किया होता तो क्या मायावती समर्थन करती?
इसके बाद भी अखिलेश यादव ने बिना भारत बंद का नाम लिए ट्वीट किया है और इसे जन आंदोलन कहा है। लिखते हैं, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था, संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में भारत बंद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं कि समाजवादी पार्टी ने भारत बंद में हिस्सा नहीं लिया है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर यूपी के कई शहरों से प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। प्रयागराज, मुरादाबाद, बलरामपुर, जालौन, संभल, लखीमपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी, देवरिया, आगरा और मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उपवर्गीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हर ट्वीट में करीब करीब एक ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। क्या वो लोग जो ट्विटर पर अखिलेश यादव को खलनायक बनाकर पेश कर रहे थे, इन तस्वीरों को ट्वीट कर रहे होंगे? जाहिर है मुद्दा सबके लिए एक है, मगर सबके विरोध करने का तरीका अलग अलग है और विरोध के जरिए सब अपने अपने दलों को आगे भी रखना चाहते हैं, एक दूसरे से अलग भी। राजनीति में नेताओं की मुश्किलें कम नहीं होती हैं। बीजेपी क्यों नहीं खुलकर उपवर्गीकरण का साथ दे रही है? क्यों नहीं खुलकर विरोध कर रही है? बीजेपी ने चिराग पासवान को, उनके कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार में, उपवर्गीकरण का विरोध करने दिया है, वो नहीं रोक रही है। और दूसरी तरफ एक और कैबिनेट मंत्री हैं जीतन राम मांझी, हम पार्टी के, वो उपवर्गीकरण के समर्थक हैं और दोनों ही मोदी सरकार में। इन दोनों का कुछ दिन पुराना बयान मैं दिखाना चाहता हूं, जिससे पता चलेगा कि जीतन राम मांझी जिस दलित समुदाय से आते हैं उसके भीतर उपवर्गीकरण को लेकर क्या मंथन हो रहा है और चिराग पासवान जिस समुदाय से आते हैं उसके भीतर क्या मंथन हो रहा है। इस बात पर हम लोग की आपत्ति जरूर है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक पुनः विचार याचिका भी हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। जिस हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। क्या चिराग पासवान जीतन राम मांझी पर आरोप लगा सकते हैं कि वे दलितों को बांट रहे हैं और आरक्षण खत्म करवा रहे हैं? अगर ऐसा है तो चिराग पासवान उस गठबंधन में क्या कर रहे हैं जहां उपवर्गीकरण के समर्थक जीतन राम मांझी अकेले नहीं हैं, चंद्राबाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार भी हैं। जिस दिन उपवर्गीकरण के विरोध में भारत बंद का आह्वान हो रहा है, भारत बंद किया जा रहा है, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी अमर उजाला में वर्गीकरण के पक्ष में लेख लिखते हैं। आज के ही यानी 21 अगस्त के अमर उजाला में केसी त्यागी का लेख है, जो जनता दल यूनाइटेड के महासचिव हैं। आरक्षण का वर्गीकरण समय की मांग है, लिखते हैं। इस शीर्षक से छपे इस लेख में केसी त्यागी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जाति पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर स्थित सबसे कम सुविधा प्राप्त समुदायों की चिंताओं को सामने लाकर न्याय की खोज को और गहरा कर दिया है। आरक्षण वर्गीकरण के विरोध में कई तरह के भ्रामक तर्कों से वर्गीकरण की बहस को भटकाया जा रहा है। न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा है, लाभार्थी समूहों के भीतर असमानताओं की जमीनी हकीकत इतनी स्पष्ट है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक नौकरशाह और एक शारीरिक मजदूर के बच्चे के साथ एक जैसा व्यवहार करना, भले ही दोनों अनुसूचित जाति समुदाय से हों, संवैधानिक जनादेश को पराजित करेगा। नीतीश कुमार ने बिहार में सामाजिक और राजनीतिक तौर पर दलितों के भीतर पिछड़ेपन की पहचान की और महादलित आयोग बनाया, लेकिन नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण नहीं किया क्योंकि यह राज्य के स्तर पर नहीं हो सकता था।
अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो क्या नीतीश कुमार उपवर्गीकरण करेंगे, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। केसी त्यागी अगले लेख में इस पर लिख सकते हैं। क्या नीतीश कुमार अब उपवर्गीकरण करेंगे, यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। बिहार में भारत बंद के दौरान कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गईं। दरभंगा में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय के लिए रोका। मधुबनी, सहरसा और आरा में भी ट्रेनें रोकी गईं। हाजीपुर में ट्रकों को रोका गया। रोहतास, हाजीपुर में जमकर नारेबाजी हुई है, प्रदर्शन हुआ है और रास्ते बंद किए गए। मोतिहारी और हाजीपुर में नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया, ट्रकों की आवाजाही रोकी गई। कैमूर में बसपा के कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम कर दिया। वहीं औरंगाबाद में दुकानें बंद कराने को लेकर मारपीट की घटनाएं भी सामने आई। पटना में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, मगर लाठीचार्ज के कारण यहां कुछ अफरा तफरी देखी गई। भारत बंद में भाकपा माले भी सड़क पर उतरी है और भीम सेना नाम का संगठन भी जोर दिखा रहा है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में बंद शांतिपूर्ण, प्रभावशाली रहा। कई जगहों पर हंगामा भी हुआ। क्या आज के भारत बंद के बाद भी जीतन राम मांझी उपवर्गीकरण का समर्थन करेंगे? नीतीश कुमार समर्थन करेंगे? द नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन नैकडॉर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। उनके अनुसार 7 जजों का फैसला पूर्व के इंदिरा साहनी केस में बनाए गए फ्रेमवर्क से छेड़छाड़ करता है, जो नहीं होना चाहिए। वाल्मीकि समाज के संगठनों के ट्विटर हैंडल पर उपवर्गीकरण का समर्थन किया जा रहा है। दर्शन रत्न रावण वाल्मीकि समाज के आध्यात्मिक नेता हैं। उन्होंने द वायर और इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है। वाल्मीकि समाज की तरफ से मुझे भी कई मैसेज आए कि आप उनके समाज का पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं। जब किसी मुद्दे पर इतनी राय हो जाती है और उग्रता आ जाती है तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में एक सही रास्ता यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय को जगह दी जाए। यह राय पहले के वीडियो में आ चुकी है कि क्यों विरोध किया जा रहा है। फिर भी महाराष्ट्र के वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आलोचना की है। न्यूज लॉन्ड्री से बातचीत में कहा है कि मूल सवाल यह है कि आरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है। यह विकास के लिए है या प्रतिनिधित्व के लिए? अगर इसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व देना है तो फिर जैसा पिछले 5 जजों के निर्णय में कहा गया था, अनुसूचित जाति एक समरूप समूह है और एक समरूप समूह होने के नाते इसे बांटा नहीं जा सकता। अगर राष्ट्र वर्गीकरण करना चाहता है तो इसे पूरे समाज के स्तर पर किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ समाज के किसी एक हिस्से में। उपवर्गीकरण को आरक्षण समाप्त करने और दलित एकता तोड़ने के रूप में देखा जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि अम्बेडकरवादी आंदोलन में जो समाज सक्रिय रहा उसे आगे बढ़ने का मौका मिला, लेकिन उस समाज की राजनीतिक और वैचारिक ताकत की वजह से आज कई राजनीतिक दलों को दिक्कत है। तो उपवर्गीकरण के बहाने अनुसूचित जाति समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी तर्क अलग से दिया जा रहा है, बल्कि मुख्य तर्कों में से एक है। अनुसूचित जाति और जनजाति में उपवर्गीकरण से फूट पड़ेगी। आरक्षण आज अगर किसी भी रूप में बचा हुआ है तो अम्बेडकरवादी राजनीतिक शक्तियों के कारण ही। अगर उसे कमजोर कर दिया गया तो आरक्षण को समाप्त करने के अंतिम लक्ष्य में उन लोगों को सफलता मिल जाएगी जो इसे किसी न किसी तरीके से विवादित करते रहते हैं। यही चुनौती ट्विटर पर भी देखने को मिल रही है। अम्बेडकरवादी अकाउंट पर उन जातियों का भी आह्वान किया जा रहा है जो उपवर्गीकरण का समर्थन कर रही हैं। उनसे अपील की जा रही है कि भारत बंद का साथ दीजिए, दलित एकता को कमजोर मत कीजिए। मगर क्या वे जातियां भारत बंद में शामिल हो रही हैं? लेकिन इसके बाद भी भारत बंद की जो व्यापकता है, उसमें शामिल लोगों की संख्या है, उसे अनदेखा मत कीजिएगा। अगर आप संख्या के हिसाब से ही सब कुछ देख रहे हैं तो वाल्मीकि समाज के आध्यात्मिक नेता दर्शन रत्न रावण ने कहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्रीमी लेयर के फैसले के विरोध में है। यहां पर उनकी राय और मायावती की राय मिलती है, लेकिन उपवर्गीकरण के सवाल पर दोनों अलग हो जाते हैं। मायावती ने उपवर्गीकरण को खतरनाक विचार बताया है। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण का फैसला दिया है, तब से जो अगड़े दलित है, जो आरक्षण का लगभग लाभ उठा चुके हैं और लगभग ले रहे का अधिकार है, बहुत भड़के हुए हैं और घटिया घटिया मिसाल हमें दे रहे हैं। एक मिसाल दे रहे कि 100% आपको सफाई के कार्य में आरक्षण है। हमने कब कहा हमें 100% दे दिए?
हम तो कह रहे हैं कि दे दो बांट के। हाँ, शर्त होनी चाहिए कि अगर उसमें अगर कोई जाटव, बनिया, ब्राह्मण अगर उसमें सफाई कर्मचारी बनता है तो सड़क पे झाड़ू लेके सीवर में उतरते हुए वो दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि वो अलग ऑफिस में बैठ जाए। ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। और दूसरा, रोकते आप हैं। हमें आज दूसरे लोग नहीं रोक रहे, हमें रोक रही है मायावती, हमें रोक रहा पासवान परिवार। साबित कर दे यूपी विधानसभा की 403 सीट है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीट है, उनमें से कितनी सीटें वाल्मीकि कौम को देती है उसकी संख्या के हिसाब से। वो उन स्टेटों का नाम नहीं लेना, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब, जहां से आपने कभी जीतना ही नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में दर्शन रत्न रावण ने लिखा है कि वे उपवर्गीकरण का समर्थन कर दलितों में दरार नहीं डाल रहे हैं। उनकी ऐसी नीयत कभी नहीं रही। उन्होंने अपील की है और एक नए टर्म का इस्तेमाल किया है, दलित अगड़ी जाति का। अगड़ी जाति का संबंध भारत के समाज में एक अलग वास्तविकता से है, मगर क्या इस टर्म का इस्तेमाल अनुसूचित जाति जनजाति में किया जा सकता है? ये मेरा सवाल है। अगड़ी जातियों में केवल आगे निकलने की बात नहीं होती, बल्कि जातिगत भेदभाव और छुआछूत भी शामिल है। बहरहाल दर्शन रत्न रावण अपील करते हैं कि दलित अगड़ी जातियां शांति से सोचें और समझें कि जिस दिन महादलित आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक तरक्की करेंगे, पूरे दलित समाज की ताकत में इजाफा हो। उनका कहना है कि उपवर्गीकरण के विरोधी दलित एकता बनाए रखने के नाम पर तकरीबन वही तर्क दे रहे हैं जो दशकों पहले डॉक्टर अंबेडकर द्वारा आरक्षण की मांग करने पर उनके खिलाफ दिया गया था कि इससे देश की एकता में दरार आएगी। जबकि ऐसे कई उदाहरण हैं जो आरक्षण का सारा लाभ उठाते हुए दलित समाज में जो सबसे पिछड़े हैं उन्हें हमेशा के लिए पृष्ठभूमि में ही रखना चाहते हैं। आप भी एक्सप्रेस में छपे इस लेख को पढ़िए। दर्शन रत्न अनुसूचित जाति समाज में मौजूद राजनीतिक खाई का उल्लेख करते हुए सवाल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में मायावती वाल्मीकि समाज से कितने लोगों को टिकट देती हैं? उत्तर प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री रहते कई जगहों के नाम दलित नायकों के नाम पर रखे गए, लेकिन क्या वहां वाल्मीकि समाज को प्रतिनिधित्व मिला? हरियाणा में गोहाना और मिर्चपुर की घटनाओं का उल्लेख है और पूछते हैं कि दलित उत्पीड़न की घटनाएं होने के बावजूद मायावती वहां क्यों नहीं गईं? राजनीतिक तौर पर देखिए तो उपवर्गीकरण की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई। एक समय बसपा और सपा के बैनर तले कई जातियां थीं, उसके पहले कांग्रेस के नीचे बहुत सारी जातियां थीं। आज उन्हीं से निकल कर कई सारे छोटे दल बन गए हैं। जिन जातियों को वर्चस्ववादी कहा जाता है उनके भी अलग अलग दल हैं। क्या उपवर्गीकरण का विरोध करने वाली तमाम जातियां एक राजनीतिक दल के बैनर के तले लौट आएंगी, लौट सकती हैं? क्या वे ऐसा चाहेंगी? दलितों और पिछड़ों की व्यापक एकता राजनीतिक स्तर पर भी बिखरी हुई है। इन्हें एक वर्ग के रूप में देखना सही नहीं होगा। वर्चस्व वाली जातियों का एक हिस्सा भी कई दलों में बिखरा हुआ है। तो राजनीति में उपवर्गीकरण बहुत पहले से मान्य है। वहां भी अलग अलग दल हिस्सेदारी की मांग को लेकर आपस में बटे हैं और बने हुए हैं। दर्शन रत्न रावण ने सवाल किया है कि उस नारे का क्या हुआ जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इस समय बड़ा सवाल है, क्या उपवर्गीकरण होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उसके सामने समीक्षा याचिकाएं दायर हैं। सरकार की तरफ से जवाब आना है कि उपवर्गीकरण के फैसले को रद्द करने के लिए बीजेपी या मोदी सरकार क्या करने वाली है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी की तरफ से भी फैसला आना है कि उपवर्गीकरण के वे समर्थक रहेंगे या अब विरोध में आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अब चुनावी राज्यों में भी आकलन शुरू होगा कि भारत बंद के बाद दलित वोटों का ध्रुवीकरण किस तरफ होगा। इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा या फायदा बीजेपी को। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।